नमस्ते। मैंने रिसेंटली जो आइनॉक्स विंड के ऊपर जो वीडियोस बनाए थे वो देखने के बाद कुछ लोगों ने मुझे अलग से मैसेज किया था कि प्लीज़ सुज़लॉन के बारे में भी अपना ओपिनियन शेयर कीजिए करके। तो मैंने पिछले कुछ दिनों में सुज़लॉन की काफ़ी जानकारी निकालने की कोशिश की। नाम तो पता ही था, कंपनी को मैं पहले फॉलो भी करता था कुछ साल पहले, लेकिन पिछले कुछ सालों में मैंने ज़्यादा उसके बारे में पढ़ा नहीं था या स्टडी किया नहीं था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब मैंने उसकी जानकारी निकाली तब पता चला कि उसमें सबसे बड़ा शेयर होल्डर जो आज है वो है रिटेल शेयर होल्डर। स्पेशली स्मॉल रिटेल शेयर होल्डर्स के पास तकरीबन 22% स्टेक है सुज़लॉन का। जिस कंपनी में इतना हाई स्मॉल रिटेल शेयर होल्डर्स का स्टेक हो तो उसमें काफ़ी लोग चिंता में ज़रूर होंगे, ये स्वाभाविक है। तो आइए आज इस वीडियो में मैं उस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स ये आपको बताता हूं। सबसे पहले पॉजिटिव से शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव सुज़लॉन के लिए जो रिसेंटली हुआ वो ये है कि उसका जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग यानी कि लोन का जो कर्जा का जो बर्डन था उनके ऊपर, उसको फाइनली रिस्ट्रक्चर किया गया। वो पिछले 2 साल से उनका चल रहा था, लेंडर्स के साथ बैठ के वो लोग काफ़ी मीटिंग्स, डिस्कशंस, बहुत सारी चीज़ें हुई है और फाइनली वो जून के महीने में कंप्लीट हो गया। परफेक्ट टाइम पे हो गया क्योंकि विंड पावर इंडस्ट्री, जैसे मैंने आइनॉक्स विंड के केस में कहा था, कि अभी टेक ऑफ करने के कगार पे है। तो इसीलिए उनका जो जून में जब ये रिस्ट्रक्चरिंग कंप्लीट हो गया तो टाइमिंग वाइज एकदम परफेक्ट रहा है। पिछले 2 साल में वैसे भी विंड पावर इंडस्ट्री में ज़्यादा बिजनेस हुआ नहीं था। एक तो वो मेन रीज़न था कि सुज़लॉन की हालत ख़राब क्यों हो गई, क्योंकि जब बिजनेस नहीं था तब उनका प्रॉफिट नहीं था, और प्रॉफिट नहीं था तब उनके जो लोन के जो बर्डन था उसका वो लोग इंटरेस्ट तो दूर की बात, मतलब प्रिंसिपल तो दूर की बात, इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पा रहे थे। तो उस वजह से पिछले 2 साल में उन्होंने काफ़ी सारे लोन के पेमेंट्स के ऊपर डिफॉल्ट किया था और उस वजह से फाइनली उनको डेट रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत पड़ी और अब वो कंप्लीट हो चुका है। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से क्या हो गया कि उनका जो टोटल लोन का बर्डन था, अभी वो डेट रिस्ट्रक्चरिंग के ज़्यादा डिटेल्स में अलग से एक वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें अभी बता देता हूँ कि उसका जो टोटल 13,500 से 14,000 करोड़ का जो लोन का बर्डन था टोटल, उसमें से तकरीबन 8,500 करोड़ का लोन जो सुज़लॉन शायद अभी सस्टेन नहीं कर सकता, वो उन्होंने सेपरेट कर दिया है। ओके, सो लेंडर्स ने वो 8,500 करोड़ का लोन सेपरेट कर दिया है। उसके ऊपर फिलहाल सुज़लॉन को कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है या उसका कोई प्रिंसिपल रीपेमेंट भी नहीं करना है इमीडिएटली। तो बचा हुआ जो 5-5.25 हजार करोड़ का जो बर्डन है, सिर्फ उतना ही उसको अभी इमीडिएट इंस्टॉलमेंट्स में रीपेमेंट करना है। वो भी उसका भी मेजर पोर्शन उन्हें 10 साल का ड्यूरेशन दिया है क्वार्टरली रीपेमेंट करने के लिए और 9% इंटरेस्ट पे। तो ये उन्होंने कंपनी के मैनेजमेंट ने भरोसा दिलाया है कि ये लोग सस्टेन कर सकते हैं। तो ये फाइनली कंप्लीट होने के बाद उसका सबसे बड़ा असर क्या होगा कि उनके कैश फ्लोज जो मेजरली इंटरेस्ट कॉस्ट की तरफ जा रहे थे, वो अभी काफी हद तक इंटरेस्ट कॉस्ट उनका कम हो जाएगा। एटलीस्ट पिछले अगले 1-2 साल या 3 साल के पीरियड में जब सुज़लॉन अपने पैरों पे वापस खड़ा हो जाएगा और थोड़ी स्ट्रेंथ गेन करेगा, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ गेन करेगा, तो उस पीरियड में उनको वो बचे हुए अमाउंट के इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट्स का कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको सिर्फ ये 5,200 करोड़ के आसपास का जो लोन है उसके इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट का ही सिर्फ सोचना है, बाकी ज्यादा बड़े अमाउंट का नहीं सोचना है। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है इस डेट रिस्ट्रक्चरिंग का। और जैसे मैंने कहा, विंड पावर इंडस्ट्री अभी टेक ऑफ करने की कगार पे है, तो उसका उनको डेफिनेटली फायदा होगा। जब उनका डेट रिस्ट्रक्चरिंग पूरा हो गया तो वेंडर्स और क्लाइंट्स जो है वो भी ऑर्डर प्लेस करते समय अभी ज्यादा नहीं सोचेंगे कि सुज़लॉन सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा। डेट रिस्ट्रक्चरिंग होने से पहले ये क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली था कि सुज़लॉन आगे मार्केट में बना रहेगा कि नहीं।
डेट रिस्ट्रक्चरिंग का सबसे मेरे ख्याल से जो पॉजिटिव मतलब क्यों बैंक्स ने उनको इतना डेट रिस्ट्रक्चरिंग अलाउ किया या इतना फेवरेबल रिस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल एक्सेप्ट किया, तो उसका मेन रीजन मेरे ख्याल से ये तीसरा पॉइंट है, दिलीप शांघवी और फैमिली। दिलीप शांघवी कौन है? तो जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि दिलीप शांघवी जो है वो सन फार्मा के प्रमोटर है। ओके, सो सन फार्मा के प्रमोटर, सन फार्मा तो हम जानते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है और उन्होंने खुद शुरू की कंपनी है। तो दिलीप शांघवी और उनके फैमिली मेंबर्स ने कुछ साल पहले सुजलॉन में काफी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट की थी। तब उन्होंने कुछ 100 करोड़ शेयर्स खरीदे थे 18 रुपीज के प्राइस पे। तब सुजलॉन की हालत काफी बेटर थी, लेकिन बीच के 2-3 साल जब बिजनेस नहीं हुआ तो तब हालत फिर से खराब हो गई थी। लेकिन उनका प्रेजेंस, ओके, कंपनी में उनका सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ही मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि बैंक्स जो इतने सारे 16 बैंक्स ने मिलके ये रिस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल एक्सेप्ट किया है, तो उन्होंने उनको शायद दिलीप शांघवी और फैमिली के इन्वेस्टमेंट्स की वजह से ही शायद ज्यादा कॉन्फिडेंस आया होगा। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एडिशनल कैपिटल भी इन्वेस्ट इस रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम में किया है, दिलीप शांघवी और फैमिली ने भी, और प्रमोटर जो तुलसी तांती के फैमिली मेंबर्स है उन्होंने भी एडिशनल कैपिटल इस रिस्ट्रक्चरिंग में इन्वेस्ट किया है। टोटल कुछ 340 करोड़ के आसपास का अमाउंट कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किया है प्रेफरेंशियल शेयर्स के रूप में। और वो जो शेयर्स है वो अराउंड 2.5 रुपीज के प्राइस पे उनको मिले हैं, तो काफी सस्ते में भी मिले हैं। तो डेफिनेटली उन्होंने भर भर के इन्वेस्ट किया है। तीसरा उसके बाद जो सबसे बड़ा पॉजिटिव सुजलॉन का है वो है उनके कैपेसिटी। उनके पास काफी सिग्निफिकेंट कैपेसिटी है विंड टर्बाइन जनरेटर्स बनाने की, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स बनाने की, और मल्टीपल लोकेशंस पे उनके फैक्ट्रीज है। तो जो कैपेसिटी एडवांटेज सुजलॉन के पास है वो डेफिनेटली उनको अभी जब ये नए ऑक्शन रेजिम के जो ऑर्डर्स अभी आएंगे उसमें उनको डेफिनेटली उसका फायदा होगा। वो काफी बड़े हद तक ऑर्डर्स वो लोग बिड कर सकेंगे। यानी कि जहां पे हम लोग आइनॉक्स विंड के केस में मैंने बताया था कि कुछ 10,000 करोड़ से 10,000 मेगावाट से ज्यादा के अभी ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड है अगले कुछ महीनों में। तो उसमें से काफी सिग्निफिकेंट पोर्शन के लिए सुजलॉन डेफिनेटली एक फेवरेबल प्लेयर रहेगा। सो उनकी ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक वन ऑफ इट्स स्ट्रेंथ है, जो जब बिजनेस नहीं था तब उनका सबसे बड़ा वीकनेस भी हो गया था कि इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को सस्टेन कैसे किया जाए। उसके जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी ज्यादा रहते हैं। लेकिन जब इंडस्ट्री एक टर्न अराउंड के स्टेज पे है और बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स अभी आने की उम्मीद है, तब यही उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है वो एक पॉजिटिव बन के ऊपर आएगी। उसके बाद अगला जो बड़ा पॉजिटिव वो है उनके ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सर्विस का बिजनेस। तो सुजलॉन के हिस्ट्री जो है वो तकरीबन 20 से 25 सालों की हिस्ट्री है विंड टर्बाइन्स बनाने की और अलग अलग प्रोजेक्ट सेटअप करके देने की। तो इस दौरान इन्होंने उनके पास जो भी उन्होंने विंड टर्बाइन्स वगैरह अभी तक सेटअप किए उसमें से काफी सारे पोर्शन अभी तक ऑपरेशनल है, और उसका जो ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सुजलॉन के पास ही है। तो उन्होंने जो रिसेंटली प्रेजेंटेशन बताया था उसमें उन्होंने कहा था कि तकरीबन 15,000 मेगावाट के विंड टर्बाइन्स का ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट उनके पास है। तो उस ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में काइंड ऑफ स्टेडी रेवेन्यू वाला बिजनेस है। उनको तकरीबन 12 लाख रुपए साल का हर मेगावाट के पीछे रेवेन्यू मिलता है। सो 15,000 मेगावाट अभी ऑलरेडी है, और जैसे जैसे वो और टर्बाइंस सेटअप करते जाएंगे आगे तो वैसे वैसे ये फिगर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो उसमें से जो 12 लाख रुपए का जो उनको रेवेन्यू सालाना हर मेगावाट के पीछे आता है, उस वजह से उसमें से तकरीबन 30-35% उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। सो प्रॉफिट मार्जिन भी उसमें काफी हेल्दी है। मतलब विंड टर्बाइन बना के प्रोजेक्ट सेटअप करने में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रिलेटिवली उसके मुकाबले कम है, मे बी अराउंड 15-20% के रेंज में जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के केस में वो प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा ज्यादा है, 30% से आसपास या थोड़ा ऊपर है। सो ये उनको डेफिनेटली अभी उसका फायदा होगा।
इनफैक्ट हो सकता है इस डेट रिस्ट्रक्चरिंग के केस में उनके इस बिजनेस को की वैल्यूएशन की वजह से उनको बैंक्स ने ज़्यादा फेवरेबल एक कॉन्ट्रैक्ट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम एक्सेप्ट की है। तीसरा और सॉरी लास्ट जो पॉजिटिव जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो है उनकी लॉन्ग हिस्ट्री। अभी जैसे मैंने कहा कि 20-25 सालों से सुजलॉन इस बिजनेस में है, तो उस वजह से उनका काफी सारे क्लाइंट्स और कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस इतने सालों से बिल्ड हो चुके हैं। तो वो उनके लिए अभी काफी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन के आएगा जब नए ऑर्डर्स एक्सेप्ट करने के लिए अब बिड करेंगे वो लोग। ऑक्शन वाले जो ऑर्डर्स अभी आएंगे तो उसमें जो जिन्होंने ऑलरेडी सुजलॉन के साथ पहले बिजनेस किया है वो उनको ज्यादा कॉन्फिडेंस लगेगा कि फिर से दोबारा सुजलॉन को ही ऑर्डर दिया जाए। ओके, सो ये सारे पॉजिटिव्स, इंपॉर्टेंट पॉजिटिव्स मैंने आपसे शेयर किए। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेगेटिव्स के बारे में। और सबसे बड़ा नेगेटिव या सबसे बड़ा फैक्टर, नेगेटिव फैक्टर जो है वो एक ही है ज्यादातर, तो वो है उसका डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम की वजह से जो इक्विटी बेस बूस्ट होने वाला है, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स जो है कंपनी के वो अभी इस पॉइंट से जो रिस्ट्रक्चरिंग के पहले और रिस्ट्रक्चरिंग के बाद इस दौरान काफी हद तक मल्टीप्लाई होने की एक्सपेक्टेशन है। रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम आने से पहले सुजलॉन के जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू किए गए थे वो थे 532 करोड़। अब ऑलरेडी एक आध क्वार्टर ही हुआ है और प्रमोटर्स को जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है या कुछ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जो कन्वर्ट हो चुके हैं वो सब मिला के देखा जाए तो ऑलरेडी उनका नंबर ऑफ शेयर्स का फिगर, ये 532 करोड़ भी कुछ छोटा फिगर नहीं था, लेकिन वहां से बढ़ के वो ऑलरेडी 830 करोड़ शेयर्स के आसपास आ चुका है। और याद रखिए अभी तक काफी सारा पोर्शन अभी तक कन्वर्ट होना बाकी है। अभी प्रमोटर्स को और बैंक्स को वारंट्स इशू किए गए हैं, ओसीडीज यानी कि ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये काफी बड़ा अमाउंट बैंक्स को उन्होंने दिया हुआ है। तकरीबन 4100 करोड़ रुपीस के ओसीडीज बैंक्स को दिए हैं। तो ये ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का उन्होंने ना प्राइस बताया नहीं है कि कन्वर्जन प्राइस क्या होगा, लेकिन जनरली जिस प्राइस पे इस प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को इशू किया था अगर वही प्राइस उन्होंने ओसीडीज को दिया होगा तो मेरे हिसाब से बैंक्स तो डेफिनेटली उसको कन्वर्ट करेंगे। ₹2.5 के शेयर, ₹2.5 पर शेयर का अगर कन्वर्जन प्राइस मिला तो सोचिए 4100 करोड़ के अमाउंट पे जब कन्वर्जन आएगा तब हंड्रेड्स ऑफ करोड़, मे बी इवन थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ शेयर्स और इशू होने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर होने वाला है इक्विटी डाइल्यूशन का। ओके, सो वारंट्स, ओसीडीज और थोड़े एफसीसीबीज अभी भी बाकी है। एफसीसीबी यानी कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड जो काफी सालों से सुजलॉन एक नहीं 2 बार रिस्ट्रक्चर कर चुका है, तो उसमें से कुछ पोर्शन अभी भी बाकी है जो कन्वर्ट शेयर्स में डेफिनेटली होगा। प्रमोटर स्टेक, अभी आइनॉक्स विंड के केस में वो मैंने एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट करके बताया था कि प्रमोटर स्टेक 75% पे है और वो डाइल्यूट होने के चांसेस बहुत कम है। यहाँ पे वही उसका वीकनेस सुजलॉन के केस में है कि प्रमोटर स्टेक जो है वो ऑलरेडी 18% से कम है। ओके, 18%, कहाँ 75%, कहाँ 18%। तो यहाँ पे प्रमोटर स्टेक जो है वो ऑलरेडी 18% से नीचे है और जब ये सारे वारंट्स, ओसीडीज और एफसीसीबीज ये सब कन्वर्ट होके शेयर्स में कन्वर्ट होंगे तब प्रमोटर स्टेक जो है वो और डाइल्यूट होने वाला है। सो 18% से भी काफी नीचे गिरेगा। अगर ओसीडीज का मेरा जो मानना है कि अगर 2.5 रुपीज पे अगर वो सारे कन्वर्ट होने लगे तो हो सकता है प्रमोटर स्टेक जो है वो 18% से गिरते गिरते 10-12% के रेंज में चला जाए। तो ये एक डेफिनेट पॉसिबिलिटी है और लो प्रमोटर स्टेक इज डेफिनेटली नॉट गुड फॉर एनी कंपनी। ओके, सो सुजलॉन के केस में वो एक बड़ा इशू आगे चल के बन सकता है। ऑथोराइज कैपिटल, इस डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के दौरान ऑथोराइज कैपिटल जो है यानी कि उनको परमिशन कितने शेयर्स की ऑलरेडी उन्होंने अप्रूव करके रखी है। तो रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के पहले 1249 करोड़ शेयर्स की परमिशन थी, ऑथोराइज कैपिटल था, और वो अभी रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के दौरान उन्होंने बढ़ा के सीधा 4600 करोड़ शेयर्स कर दिया है। यानी कि नियरली 3300 करोड़ शेयर्स एडिशनल उन्होंने परमिशन लेके रखी है कि इतने इशू हो सकते हैं। तो सोचिए अगर इतने की परमिशन उन्होंने लेके रखी है तो डेफिनेटली उसमें से काफी बड़ा पोर्शन एक्चुअली इशू होने के चांसेस है।
ओके, सो ये ओसीडीज का जो कन्वर्जन मैं बात कर रहा था, इसमें हो सकता है 1500 से करोड़ से ज्यादा शेयर्स का इशू हो सकता है। तो उस वजह से टोटल जो शेयर्स इस रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम में पूरे कन्वर्जन्स के बाद होगा वो तकरीबन 2000 करोड़ नए शेयर्स का हो सकता है। यानी कि जो स्टार्टिंग में इक्विटी के बेस सिर्फ 532 करोड़ शेयर्स का था, वो हो सकता है 2 से 2500 करोड़ शेयर्स के रेंज में चला जाए। ओके, सो उन्होंने तो परमिशन और भी ज्यादा की लेके रखी तो है, तो पता नहीं इतना कितना डाइल्यूशन एग्जैक्टली होने वाला है, वो आने वाले महीनों में ही हमें देखने को मिलेगा। लेकिन एट दिस पॉइंट इतना डेफिनेटली कह सकता हूं कि अभी जो 830 करोड़ शेयर्स का इक्विटी बेस है, ये ऑलरेडी काफी बड़ा फिगर है और वो और ज्यादा डाइल्यूट होने वाला है जब ये ओसीडीज का कन्वर्जन आएगा। हो सकता है हम लोग 1000 करोड़ शेयर्स से 2000 करोड़ शेयर्स के बीच में का फिगर बहुत जल्द, मे बी आने वाले 1 साल या 2 साल में ही देखेंगे। तो उस वजह से जितने शेयर्स का नंबर बढ़ेगा उतना ही कंपनी का बंटवारा होने वाला है, यानी कि जो भी प्रॉफिट कंपनी करेगी आगे जाके, तो उतने ही शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उसका जो ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर शेयर जो है वो उतना ही कम होते जाएगा। तो ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट नेगेटिव फैक्टर है सुज़लॉन के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स ये नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर थे। अभी लास्ट वाला पॉइंट देखिए, सुज़लॉन का जो ओएमएस सब्सिडियरी, ओएमएस यानी कि ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सर्विस वाली जो कंपनी है, लेंडर्स ने जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम की है उसमें से कुछ 4400 करोड़ शेयर्स का जो लोन था वो इस सब्सिडियरी का था। तो उस सब्सिडियरी का जो लोन को भी उन्होंने कंपल्सरीली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो उसका क्या होगा, उन्होंने 20 साल का पीरियड तो दिया है कि जब वो कंपल्सरीली कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर जब कभी ये कन्वर्ट हो जाएगा उसका क्या मतलब होगा कि सुज़लॉन का जो 100% स्टेक है फिलहाल उस बिजनेस में, वो काफी हद तक गिरेगा। हो सकता है 50% के आसपास आ जाए। एग्जैक्ट फिगर अभी पता नहीं है क्योंकि कन्वर्जन कौन से प्राइस पे होगा, कितना उसका ऑलरेडी कैपिटल है वगैरह, ये सारी चीजें हमें पता नहीं है। लेकिन 4400 करोड़ प्रेफरेंस शेयर्स जब इशू हो जाएंगे, या उतने अमाउंट के प्रेफरेंस शेयर्स जब इशू हो जाएंगे, तब सुज़लॉन का जो स्टेक है वो डेफिनेटली काफी हद तक कम होने वाला है। और ये जो बिजनेस है ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सर्विसेज वाला जो बिजनेस है, वो फिलहाल मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा था कि उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि रिकरिंग रेवेन्यू दे रहा है, स्टेडी रेवेन्यू दे रहा है, और उसका प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छा है, 30% से ज्यादा का प्रॉफिट मार्जिन है। तो ये सारे नेगेटिव्स का भी आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव्स के साथ ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आने वाले कुछ दिनों में मैं इसके जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम हुआ है उसके ज्यादा डिटेल्स आपसे एक अलग वीडियो में शेयर करूंगा।